हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का एक ऐसे पेपर का सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। यानी कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिकल में किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना है तो हम लोग को ज़रूरी पड़ता है उस इंस्ट्रूमेंट की जिस इंस्ट्रूमेंट से किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर करोगे। जैसे आप देखते हो कि आपके घर में एनर्जी मीटर लगा होता है, उसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिकल टर्म में यूज होता है उसको मेजर करने के लिए अलग अलग हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं। तो अभी तक आप लोग कुछ नाम केवल जानते आ रहे होंगे कि जैसे वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, आ मीटर से करंट मापा जाता है। तो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है जिस पेपर में बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग को सीखने को मिलेगा। तो इस पेपर को कुछ इस तरह से आपको स्टडी करना है, इस प्रकार से पढ़ाई करना है कि आपको सेमेस्टर के एग्जाम के साथ साथ एक इस प्रकार से नॉलेज मिले कि आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ सकें। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज होता है ये भी हम लोग सीखेंगे। प्रैक्टिकली सभी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग देखेंगे और ये समझेंगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कैसे वैल्यू को मेजर करते हैं, कैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाते हैं। यानी कि साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग इस पेपर को पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे कि कैसे सारे क्वांटिटी को मेजर करेंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग सिलेबस को प्रत्येक यूनिट में बात करेंगे और जनरली अभी सिलेबस में केवल इस चीज को देखेंगे कि कौन से यूनिट में क्या आपको पढ़ना है और किस प्रकार से यहाँ पर आपको स्टडी करना है, ताकि आपको सारे चीज का आइडिया मिलते चले कि किस सब्जेक्ट के किस यूनिट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कौन से यूनिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर केवल इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर पर्पस से बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आपको आगे आने वाले फ्यूचर्स के लिए बात करेंगे। क्योंकि आप डिप्लोमा पास आउट करने के बाद क्या करोगे, जेई का एग्जाम दोगे, जूनियर इंजीनियर बनोगे, या तो आप हायर डिग्री लोगे जैसे कि बीटेक करोगे, एमटेक करोगे। तो इन सब में ये सब जो पेपर है ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। इसीलिए आपको थर्ड सेमेस्टर से जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं उस सब्जेक्ट को अलग लेवल में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अभी तक आपने सेकेंड सेमेस्टर तक जैसे भी पढ़ाई किया वो काम चल जाएगा, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से अब आपको थोड़ा सा पढ़ाई करने के तरीका को चेंज करना होगा। तो चलो आ जाते हैं हम लोग सिलेबस पे और सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस बेसिस पे हम लोग को कौन से यूनिट को कंप्लीट करना है। देखिए यूनिट नंबर अगर फर्स्ट की बात करोगे तो फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे हम लोग को सबसे फर्स्ट यूनिट है। यानी कि मेजरमेंट है क्या, मेजरमेंट क्यों जरूरी है, मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है, इन सब चीज के बारे में लोग बात करने वाले हैं। और इसी में हम लोग ये भी बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यानी कि अगर एक साधारण भाषा में बोले तो यहाँ पर पूरे इंस्ट्रूमेंट का एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको कि कौन से इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले मेजरमेंट, सिग्निफिकेंस यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड। जैसे हम लोग ये तो फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे, सिग्निफिकेंस यूनिट, ठीक है, और उसके बाद अब फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट। तो यहाँ पर बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो इस चीज के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट के बेसिस पे ही स्टडी करना है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, जैसे कि नल एंड डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये जितने भी अभी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन है ये अलग अलग कैटेगरी में बटा होता है और यही कैटेगरी जाकर के आपको आगे पढ़ने को मिलेगा यूनिट नंबर सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5 में। तो सबसे पहले जब तक उन चीज का आप बेसिक नॉलेज नहीं लोगे
तब तक आगे के यूनिट आपको आसान नहीं पड़ेगा। इसीलिए यूनिट नंबर 1 में फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट आपको पढ़ने के लिए दे दिया गया है, ठीक है ना। यहां पर आगे देखोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर पढ़ना है स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ एरर। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप क्वांटिटी मेजर करोगे तो इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहा है। तो ये भी चीज हम लोग को देखना पड़ता है कि उसमें एक्यूरेसी कितना है, एक्यूरेसी के हिसाब से उसमें एरर निकल के आता है कि उसमें कितना एरर है। तो इन सब चीज को हम लोग को ध्यान में देना पड़ता है। इसके बाद अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर आ रहा है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी जाकर के वैल्यू एक्यूरेट मेजरमेंट करके देगा। तो वहां पर हम लोग को उसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है। कैलिब्रेशन मतलब कि जो एरर आ रहा है उस एरर को इंप्रूव करना पड़ता है, सुधारना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कि ठीक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कैलिब्रेशन में पढ़ना है कि कैलिब्रेशन की जरूरत क्यों है, यानी कि जो एरर आ रहा है, जो फॉल्ट आ रहा है, उस फॉल्ट को सुधार करने की जरूरत क्यों है। और उसमें पढ़ना है प्रोसीडर, यानी कि कैलिब्रेशन करने का प्रोसीडर, तरीका, मेथड क्या अप्लाई होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग जब एरर होगा, अलग अलग टाइप का, अलग अलग जब फॉल्ट होगा, तो कैलिब्रेशन करने का जो प्रोसीडर होगा वो भी अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहां पर हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम जो क्लासिफाई है, कैटेगराइज है उसके बेसिस पे। लेकिन यहां हम लोग को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई करना है, जैसे कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आप देखोगे तो जैसे हम लोग वोल्टेज करंट मेजर करते हैं तो इंडिकेट करता है कि कितना वहां पर वैल्यू मिल रहा है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। उसी प्रकार से रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा कि एक टाइम लिमिट में वैल्यू को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और एक होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है कि वैल्यू को ऐड करते जाता है और ऐड करते करते एट द एंड आपको फाइनली बताएगा कि वैल्यू कितना आ रहा है। जैसे कि एनर्जी मीटर देखोगे उस प्रकार से, तो यहां पर मिलेगा आपको इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इसलिए दिया हुआ है टॉपिक क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट जो डेली लाइफ में मोस्टली जो इक्विपमेंट, मोस्टली जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो सारे के सारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब मोस्टली इंस्ट्रूमेंट अगर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि उसका इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसका जरूरत, यानी कि कह सकते हैं कि जो एकदम नीड है, जरूरत है, वो क्यों है, ये चीज को हम लोग को समझना है। तो यहाँ पर यूनिट नंबर जो एक है ये काफी फंडामेंटल होने वाला है। यूनिट नंबर अगर 1 क्लियर होगा, सारे चीज समझ में आएगा, तभी जाकर के आपको आगे यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 आपको समझ में आ पाएगा। अदरवाइज आप भूलना, यानी कि अदरवाइज समझना छोड़ दोगे कि आपको आगे भी समझ में आने वाला है। तो इस चीज को ध्यान देकर चलना है कि यूनिट नंबर 1 को एकदम अच्छे तरीका से, बेसिक तरीका से आपको कंप्लीट करना है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, चलेगा, लेकिन समझते हुए आपको पढ़ाई करना है। और यहाँ पर हम लोग इसी चीज की कोशिश में है कि आप लोग को हर तरीके से सभी कंसेप्ट को, सभी टॉपिक को इतना इजी बना दिया जाए कि आप लोग को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगे, ठीक है। और जब पढ़ाई आसान लगने लगता है ना तो हर चीज आपको समझ में आएगा और हर चीज के लिए आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और यही काम हम लोग को करना है, यही काम एक टीचर का करना होता है, एक मेंटोर का काम होता है, ताकि आप लोग को सारे चीजें आसान हो जाए, ठीक है। और उसके लिए हम लोग अलग तरीके से यहाँ पे आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, एक अलग माहौल में। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन तो पढ़ोगे लेकिन फील नहीं होगा कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो इस प्रकार से हम लोग सारे इन्वायरमेंट को डेवलप करके चलेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 में। देखो यूनिट नंबर 2 की बात करते हो तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट का मेजरमेंट हम लोग को यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है, यानी कि डीसी आमीटर पढ़ना है। इसमें पढ़ना है इसका डीसी आमीटर का बेसिक, मल्टी रेंज पढ़ना है, यूनिवर्सल शंट पढ़ना है। यानी कि डीसी आमीटर जो है
हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आमीटर के रेंज को कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है, इन सब चीज को। उसके बाद हम लोग डीसी वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें भी डीसी वोल्ट मीटर का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके रेंज को बढ़ाने के लिए सीखेंगे, और साथ में कंसेप्ट ऑफ लोडिंग इफेक्ट एंड सेंसिटिविटी को भी देखेंगे। लोडिंग इफेक्ट कहने का मतलब है कि कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट से आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो, तो जितना वोल्टेज आप मेजर कर रहे हो ना, वही वहां पे लोडिंग इफेक्ट बनेगा। उस लोडिंग के कारण वो इक्विपमेंट कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उस चीज को समझना जरूरी होता है। इसके बाद आ जाता है एसी वोल्टमीटर। इसमें हम लोग को दो ही पढ़ना है, रेक्टिफायर टाइप, जिसमें से हाफ वेव एंड फुल वेव पढ़ना, ठीक है। उसके बाद है सीटी एंड पीटी, करेंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। और ये चीज हम लोग को बेसिकली मशीन में भी पढ़ना था, जो कि यूनिट नंबर लास्ट में यानी कि यूनिट नंबर 5 में था, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है एंड एप्लीकेशन, यानी कि करेंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग होता है और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इस चीज को आपको पढ़ाई करना है। इसके बाद देखोगे तो क्लैंप ऑन मीटर। देखो क्लैंप ऑन मीटर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान ली कि सपोज आप किसी मीटर को यूज कर रहे हो, तो उस इंस्टेंट पे उस मीटर के बिहेवियर को देखना, ठीक है, तो क्लैंप ऑन मीटर, ठीक है। अब ये तो यूनिट नंबर सेकंड है। देखो इसमें भी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यूनिट नंबर सेकंड जो है काफी बेसिक टॉपिक है, काफी आसान टॉपिक है, डीसी आ मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर, ये सब दिया है। अब वो देखने में आपको आसान लग रहा है टॉपिक, लेकिन ये आपको आसान पड़ेगा नहीं, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। और इसके लिए मेहनत करने के लिए यहाँ पर हम लोग आपको काफी मेहनत करवाएंगे, सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से भी, और आगे आने वाले फ्यूचर्स में कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको तैयार करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है कि टेक्निकल क्लासेस में 16 जुलाई से बैचेस स्टार्ट हो रहा है, तो बैचेस आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। और बैच को हर हाल में ये समझो कि ज्वाइन करके चलना, अगर आपके फ्यूचर को सिक्योर करना है तो। और अगर केवल सेमेस्टर आपको पढ़ाई करके निकाल लेना है, जिसको बोलते हैं कि जैसे तैसे, तब तो बाबू फिर काम चलने वाला है नहीं, ठीक है, तब काम नहीं चलेगा। क्योंकि फिर आप पढ़ाई भी उसी प्रकार से करोगे, पास आउट करने के बाद फिर सेमेस्टर के बाद फिर उसी सब चीज को पढ़ने के लिए दूसरे कोचिंग खोलोगे, यहाँ वहां दौड़ते रहोगे, परेशान रहोगे, साथ में आपको जेई का एग्जाम भी देते रहना पड़ेगा, और वहां पे कठिनाइयां काफी झेलना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा कठिनाई के बदले अगर अभी थोड़ा थोड़ा करके अगर कठिनाई झेलना पड़ जाए तो क्या दिक्कत है, उससे फ्यूचर अगर संवर जाता है, फ्यूचर सुधर जाता है, तो उसको करने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, और आप लोग को भी मेहनत करना होगा। तो यूनिट नंबर सेकेंड आपको इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं यूनिट नंबर 3 में। देखो यूनिट नंबर 2 में हम लोग अभी जस्ट यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे थे, किसका, वोल्टेज एंड करंट का। लेकिन अब हम लोग यूनिट नंबर 3 में मेजरमेंट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर का मेजरमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर का। और इलेक्ट्रिक पावर में जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट अलग अलग यूज होता है, जैसे कि एनालॉग मीटर, ठीक है। एनालॉग मीटर में परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, जिसको पीएमएमसी बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बाबू, ठीक है। एंड मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, पीएमएमआई मीटर, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इसका वर्किंग पढ़ना है, इसके फीचर्स के बारे में जानना है, इसके मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में जानना है। तो यहां पर देखोगे बाबू, तो पीएमएमसी एंड पीएमएमआई जो है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आप कहो कि एग्जाम में हो, यानी कि सेमेस्टर पर्पज से हो या जेई पर्पज से हो। पहले सेमेस्टर पर्पज से बात करते हैं कि सेमेस्टर में इन सब टॉपिक को इग्नोर करके आप नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है ना। और इन सब टॉपिक को समझने के लिए आपको हर चीज बोला जाएगा। तो यूनिट नंबर 3 को समझने के लिए यूनिट नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप वोल्टेज करंट का मेजरमेंट नहीं समझोगे, तो आपको पता है ना कि पावर इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाइव। तो कॉस फाइव तो ठीक है, पावर फैक्टर है, लेकिन जब तक वोल्टेज और करंट को मेजरमेंट करने के लिए नहीं सीखोगे, तो पावर का मेजरमेंट आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए यूनिट नंबर 2 इसके लिए कंप्लीट है। उसी प्रकार से आपको डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट मिलता है,
इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है, ठीक है। और ये जो मीटर है जिससे हम लोग जिससे हम लोग पावर मेजरमेंट करते हैं, मतलब कि वाट मीटर, तो इसको रेंज को कैसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। और रेंज को एक्सटेंड करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ना है। एक्सटेंशन ऑफ द रेंज यूजिंग सीटी एंड पीटी, करेंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को यूज करके यहां पर हम लोग को रेंज एक्सटेंड करने की बात करना है। एरर एंड कंपनसेशन की बात करना है, ठीक है। एरर एंड कंपनसेशन का मतलब क्या, कि किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर एरर आ रहा है, खामी आ रहा है, तो उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, ये चीज के हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर बाबू आ जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि पावर बेसिकली 3 टाइप के पावर होते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, ठीक है ना। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग पावर मेजरमेंट करना होगा, जैसे कि एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर मेजरमेंट करना है, जिसमें से 1, 2 एंड 3 वाट मीटर मेथड होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है कि नंबर ऑफ वाट मीटर को यूज करके आप अलग अलग तरीके से पावर का मेजरमेंट कर पाते हो। और उसमें हम लोग एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर दोनों का मेजरमेंट करते हैं। और इसमें देखोगे तो इसमें ये कह सकते हो कि न्यूमेरिकल पोर्शन भी थोड़ा सा आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन एंड डेरिवेशन, ठीक है। यानी कि डेरिवेशन से आपको फॉर्मूला आता है, और यहाँ पर उस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन वाट मीटर रीडिंग इन 2 वाट मीटर मेथड। जैसे इसमें आप देखोगे, इसमें देखोगे कि अलग अलग अगर पावर फैक्टर के बेसिस पे अगर 2 वाट मीटर से मेजरमेंट करते हो, तो पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू अलग अलग मिल जाता है, उसका रीडिंग अलग अलग मिल जाता है। तो इस रीडिंग को हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर पावर फैक्टर के बेसिस पे 2 वाट मीटर मेथड में पावर का रीडिंग कैसे चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है ना। इसके बाद है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर आपको बताया जाएगा। और ये जो डिमांड इंडिकेटर है, ये डिमांड फैक्टर से रिलेटेड होता है, जो कि आपको पावर जनरेशन में एक इकोनॉमिक पावर मिलेगा, वहां पे ये टर्म मिलेगा, ठीक है। डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर, ये सब, तो उससे आप यहां पर इसको रिलेट करोगे, तब जाके आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर डिमांड फैक्टर के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यूनिट नंबर 3 में इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ना था, ठीक है। अब आते हैं बाबू यूनिट नंबर 4 में। देखो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 थोड़ा सा आपको लगेगा कि टॉपिक छोटा है, और एक्चुअली में पीछे वाला कंपेरिजन देखा जाएगा तो उससे यूनिट ये छोटा ही है, ठीक है, उससे यूनिट छोटा ही है। देखो इसमें हम लोग को मेजरमेंट करना है एनर्जी, यूनिट नंबर 4 में। और एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर सिंगल फेज एंड 3 फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग के घर में जो एनर्जी मीटर होता है, जो यूनिट में बिजली बिल देकर जाता है, बिजली निकाल के जाता है कितना बिजली बिल आपको आ रहा है, उसी मीटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंगल फेज एंड 3 फेज दोनों की बात करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन की बात करना है, और इसमें वर्किंग प्रिंसिपल की बात करना है, और इसके साथ साथ आपको एरर की बात करना है, और साथ में बात करना है कंपनसेशन का, ठीक है, एरर एंड कंपनसेशन का, ठीक है ना। अब इसमें अगर बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसमें एरर एंड कंपनसेशन आएगा, तो इसमें आपको कैलिब्रेशन भी करना पड़ेगा, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट में जो भी डिफॉल्ट है, जो भी फॉल्ट है, उस फॉल्ट को सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर यूजिंग द डायरेक्ट लोडिंग, ठीक है। डायरेक्ट लोडिंग मेथड कैलिब्रेशन यूज किया जाता है फॉर सिंगल फेज एनर्जी मीटर के लिए, क्योंकि हम लोग के घर में जो एनर्जी मीटर यूज होता है वो सिंगल फेज एनर्जी मीटर यूज होता है, लेकिन इंडस्ट्री पर्पज से बात करोगे तो वहां पर 3 फेज एनर्जी मीटर यूज होता है। तो हम लोग बाबू यहाँ अब की यानी कि इस क्लास में, मेजरमेंट के क्लास में ये काम करने वाले हैं कि जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिखाया जा रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, सारे इंस्ट्रूमेंट को विजुअली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, विजुअली प्रैक्टिकल करेंगे, और उस चीज का प्रैक्टिकल हम लोग लाइव दिखाएंगे आप लोग को, और दिखाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, और क्लास में पढ़ने के बाद उसको ट्राई करेंगे कि उसको हर चीज को दिखाए आपको, ठीक है, जिससे कि आपको इस चीज का विजिबिलिटी क्लियर हो, इस चीज की आइडिया क्लियर हो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली में रियल में कैसे काम करता है, ठीक है। थ्योरेटिकली आपको पढ़ना तो है ही, लेकिन प्रैक्टिकली आपको देखने की भी जरूरत है। अब आगे आओगे
यूनिट नंबर 5 में, तो यहाँ पर बाबू है सर्किट पैरामीटर मेजरमेंट, ठीक है, CRO एंड अदर मीटर। इसमें देखा जाएगा तो हम लोग को मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा करना है, ठीक है। यानी कि इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आपको क्वांटिटी को मेजरमेंट करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर हम लोग को मेजरमेंट पढ़ना है। तो ये है यूनिट नंबर 5 में, ठीक है। और यूनिट नंबर 5 के ही पार्ट को, यूनिट नंबर 5 के ही पार्ट को जनरली मतलब कि आधा काट करके, या आधा से ज्यादा कहो कि काट करके उसको यूनिट नंबर 6 में बना दिया गया। यानी कि यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 जो है वो सिमिलर है, एक ही यूनिट का पार्ट है, केवल यूनिट का नाम वहां पे चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर देखोगे तो वहां पे हम लोग यूनिट नंबर 5 में लो रेजिस्टेंस और मीडियम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किए, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करना, ठीक है ना। उसके बाद देखो मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का मेजरमेंट करना है। हम लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस बेसिकली होता क्या है, तो अब इंडक्टेंस का मेजरमेंट भी करेंगे कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीका से मेजरमेंट मेथड दिया गया है, लेकिन देखो जैसे में एंडोर्सन ब्रीज दिया गया, लेकिन इसमें बाबू सिलेबस में क्लियरली आपको मेंशन है कि नो डेरिवेशन एंड फेजर डायग्राम। आपको डेरिवेशन एंड फेजर डायग्राम एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पढ़ाई करना है ताकि आपको आगे के लिए सारे चीज क्लियर होते चले, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे उसको इग्नोर कर देना, लेकिन अभी क्लास करते समय इग्नोर मत करना। उसके बाद इसमें मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस यूजिंग स्क्रीनिंग ब्रिज, ठीक है, इसमें भी डेरिवेशन और फेजर डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंगल बीम एंड सिंगल ट्रेस CRO, ठीक है, सिंगल बीम एंड सिंगल ट्रेस CRO है। उसके बाद है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, इसमें हम लोग को ब्लॉक डायग्राम और वर्किंग जानना है। यहाँ पे देखोगे तो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको मेजरमेंट में ऐसे मिलेंगे जो आप पहले कभी सुने भी नहीं होंगे, और यहाँ तक कि ना कभी देखे समझे होंगे, ठीक है। तो कुछ नए इंस्ट्रूमेंट भी मिलेंगे, तो उन सब इंस्ट्रूमेंट को भी काफी अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, तब जाके सब चीज क्लियर होते चलेगा। इसके बाद है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद बात करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। उसके बाद है वर्टिकल एम्पलीफायर, टाइम बेस जनरेटर, हॉरिजेंटल एम्पलीफायर, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, डिले लाइन, स्पेसिफिकेशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जितने भी AC क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में पैरामीटर को मेजरमेंट कर पाते हैं, उन सभी पैरामीटर को कैसे मेजरमेंट करना है, किस इंस्ट्रूमेंट से करना है, ये सारे चीज हम लोग यहीं पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, यहीं पे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कुछ अदर्स मीटर है, जैसे कि अर्थ टेस्टर हो गया, अर्थ टेस्टर। उसके बाद है डिजिटल मल्टीमीटर, हम लोग जानते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर बेसिकली हर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में यूज किया जाता है। उसके बाद LCR मीटर है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर है। उसके बाद देखोगे तो फेज सीक्वेंस मीटर हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद पावर फैक्टर मीटर, कि किसी भी अगर लोड में कितना पावर फैक्टर है, कोई लोड कितना पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है, उस चीज को मेजर किया जाता है। तो अभी तक तो हम लोग सिर्फ पढ़ते आ रहे थे कि पावर फैक्टर 0.6 है, 0.8 है, 0.7 है, लेकिन हम लोग को अब मेजरमेंट भी करने के लिए सीखना पड़ेगा कि कहीं भी किसी लोड के लिए पावर फैक्टर कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा सिंक्रोनोस्कोप और ट्राई वेक्टर मीटर, ठीक है। उसके बाद सिंगल जनरेटर, सॉरी सिग्नल जनरेटर। देखो सिग्नल जनरेटर की बात करोगे तो ये बेसिकली ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कंट्रोल सिस्टम में वर्क होता है, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में। कंट्रोल सिस्टम आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन बेसिकली इतना समझ लो कि जो ट्रैफिक में, यानी कि ट्रैफिक लाइट देखो ना, जहां पे रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट होता है, वहां पे वो सिग्नल भी जो परफॉर्म करता है कंट्रोल सिस्टम के बेसिस पे, उस सिग्नल जनरेटर के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ठीक है। तो इसका नीड क्या है, वर्किंग एंड बेसिक ब्लॉक डायग्राम इसमें हम लोग को पढ़ना है कि किस प्रकार से सिग्नल जनरेटर वर्क करता है। अगर इसमें और बात किया जाए तो हम लोग को एक और पढ़ना है जिसको नाम है फंक्शन जनरेटर।
फंक्शन जनरेटर की बात करेंगे तो इसमें हम लोग को नीड पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है, एंड बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ साइमेट्री। यानी कहने का मतलब है कि यूनिट नंबर जो 6 है, यूनिट नंबर जो 6 है, ये अगर इसका आधा पार्ट देखा जाए तो आधा पार्ट तो आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करते हो कि इसके आधा, यानी कि यहां से अगर नीचे जाते हो तो इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि टॉपिक एकदम नया है, लेकिन उस नए टॉपिक को एकदम आप लोग को जाना पहचाना टॉपिक बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, इस प्रकार से समझाया जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे टेक्निकल क्लासेस के बैचेज को ज्वाइन कीजिए, जो कि 16 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। और अपने भविष्य को इस प्रकार से संवारिए कि कभी इस चीज का पछतावा नहीं रहे कि आपने पढ़ाई में कमी कर दी है या आपने गलत जगह पे चुन लिया है। ठीक है, तो बच्चों इस डेट को याद रखना, इस चीज को याद रखना कि आपको अब इस प्रकार से पढ़ाई की शुरुआत करना है कि अब आगे आपको केवल सेमेस्टर के पर्पस से नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने फ्यूचर को बनाने के लिए पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का पूरा कंप्लीट सिलेबस मेजरमेंट का था। ठीक है, और देखा जाएगा तो प्रत्येक जो बाबू चैप्टर है वो एक दूसरे से मिला जुला रहता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये भी हम सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग जब भी क्लास स्टार्ट करो ना, तो छोड़ मत करो। ठीक है, और ये सब चीज हम लोग फिर से जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये सब चीज आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी अहमियत को समझें, अपने वैल्यू को समझे, टाइम के वैल्यू को समझे। क्योंकि जब एक बार टाइम गुजर के चला जाएगा तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है, फिर आपको और ज्यादा डबल मेहनत करने की जरूरत पड़ जाएगा। तो हम लोग का काम है यहाँ पे आपको गाइड करना, सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पे मेहनत करवाना, और इस प्रकार से मेहनत करवाना कि आप कम टाइम में अपने फ्यूचर को संवारें, अपने कम टाइम में कैरियर को काफी बेहतर बनाएं। ठीक है, और लाइफ को सेटल करें। इसीलिए आपको अगेन बता रहा हूं कि आप टेक्निकल क्लासेस ज्वाइन करें, जिसका बैचेज जिसका बैचेज 16 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए शुरुआत के साथ जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और हम लोग को इंतजार रहेगा आप लोग का कि आप लोग एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।